Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 37वें पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करेंगे आर्सेनिक के एग्जामिनेशन के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी आर्सेनिक के 2 वीडियोस आ चुके हैं, जहाँ पर एक वीडियो में हमने बेसिक्स और एक्यूट पॉइजनिंग के बारे में बात करा था। सेकेंड जो वीडियो था आर्सेनिक का, तो वहाँ पर हमने उसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग के बारे में बात करी थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका आर्सेनिक रहता है, इसका एग्जामिनेशन करने के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा जाता है। इसके साथ में हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो आर्सेनिक होता है उसका यूज़ जनरली होमिसाइडल के केस में यूज़ करा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस पे बेस कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से टेस्ट रहते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। इसमें पहला टेस्ट होता है आपका रेनिस्ट टेस्ट, गुडजेट टेस्ट, बेटेनडॉर्फ टेस्ट, मार्श बर्जिलस टेस्ट, और ये आपके सारे केमिकल टेस्ट हैं। और ये जो लास्ट में है ये आपके बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इन सारे टेस्ट में एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रेनिस्ट टेस्ट की। तो जो आपका रेनिस्ट टेस्ट रहता है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो रेनिस्ट, इन्होंने करा था 1841 में। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कॉपर की स्ट्रिप का यूज़ करा जाता है, जिसकी लेंथ और विड्थ 10x3 mm की होनी चाहिए। मतलब लेंथ आपकी 10 रहेगी और जो विड्थ रहेगी वो आपकी 3 mm होगी। इसको सबसे पहले आपको डाइल्यूट HNO3 से क्लीन करना होता है। इतना करने के बाद में इसी स्ट्रिप को आपको एक पोर्सिलेन बेसिन में रखना होता है। ये एक कांच की, एक ग्लास की, एक आपका थोड़ा सा डिप जैसे बीच में डिप्रेशन होता है, इस तरह का आपका एक पोर्सिलेन बेसिन होता है। इसके अंदर आपको रखना होता है और इसमें आपको ऐड करना होता है डिस्टिल्ड वाटर और साथ में 50 ml 4NHCl। 30 मिनट्स के लिए आप इसको इसमें रखते हैं और साथ में इसको आपको हीट भी करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। अब आपने इसको जब हीट कर रहे हैं और 30 मिनट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि जो कॉपर की स्ट्रिप है उस पर किसी चीज़ का डिपोजिशन तो नहीं हो रहा है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा होगा उस कॉपर की स्ट्रिप पर, तो उस कंडीशन में जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन होगा, टेस्ट सॉल्यूशन का मतलब है जिस भी केमिकल को, जिस भी सॉल्यूशन को आपको चेक करना है कि उसमें आर्सेनिक है या नहीं है, तो उस सॉल्यूशन को आपको इस कॉपर स्ट्रिप के साथ वाले सॉल्यूशन में आपको गर्म करना होता है। और यहाँ पर आपको HCl को भी ऐड ऑन करना रहता है। मतलब जो आपकी कॉपर की स्ट्रिप थी तो उसमें आपका HCl ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसी में आपको जो टेस्ट सॉल्यूशन था वो भी आपको उसमें ऐड करना होता है और फर्दर इसको 2 आवर्स के लिए हीट करना होता है। इसके बाद में जो कॉपर की स्ट्रिप रहती है उसको आप निकाल लेंगे और फिर उस स्ट्रिप को वाटर से वॉश करने के बाद में इसका एनालिसिस होगी। ठीक है, अब एनालिसिस कैसे होगी तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आपने इतना कर लिया, तो जो कॉपर की स्ट्रिप रहती है तो उस पर अगर ब्लैक कलर का डिपोजिशन आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ आर्सेनिक की प्रेजेंस को शो करती है। अगर कॉपर की स्ट्रिप पर जो भी मैंने बताया ऐसे ऐसे करने के बाद में उस पर आपको ब्लैक कलर का डिपोजिशन नज़र आता है, तो वो आपका आर्सेनिक की प्रेजेंस को शो करता है। अब ये जो आपका रेनिस्ट टेस्ट होता है, ये आर्सेनिक के अलावा और बहुत सारे मेटल्स के कंफर्मेशन के लिए यूज़ करा जाता है। तो वो सारे के सारे मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो अभी तो आर्सेनिक के लिए आपको ब्लैक कलर का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर आपको ब्लू कलर का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है तो वो एंटीमनी की प्रेजेंस को शो करेगा। उसके अलावा अगर ग्रे कलर का डिपॉजिट आपको मिल रहा है तो वो बिस्मथ की प्रेजेंस को शो करता है, और अगर सिल्वर कलर का डिपोजिशन आपको दिख रहा है तो ये आपकी मरकरी की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर जब आपने ये पूरा जो डिपोजिशन था, जो डिपॉजिट हो रहा था उस कॉपर की स्ट्रिप पर, तो उस पर अलग अलग कलर्स का आपने एनालिसिस कर लिया। उसके बाद में आपको उसी स्ट्रिप को स्मॉल पीसेस में कट कर लेना होता है। जिस पे डिपॉजिट था उसी स्ट्रिप को स्मॉल पीसेस में आपको कट करना है और उसके बाद में उसको आपको हीट करना होता है स्पिरिट लैम्प का यूज़ करते हुए रेनिस्ट ट्यूब के अंदर रखने के बाद में। ठीक है, अब इसके बाद में जो मेटल डिपॉजिट होता है वो धीरे धीरे करके सब्लिमेट हो जाता है और जो डिपॉजिट होता है, जो डिपोजिशन होता है उस मेटल की शीट पर, मेटल की प्लेट पर,
तो वो आपका जो रेनिश ट्यूब की इनर कोल्ड सरफेस होती है उसके ऊपर साइड में, इनर कोल्ड सरफेस की ऊपर साइड में डिपॉजिट होने लगती है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, फिर वो जो डिपॉजिट होता है उसको आपको स्क्रैप करना है और फिर उसको माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए आपको उसको एनालाइज करना है। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो अगर वहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल शेप के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है कि वो आपके वहाँ पर आर्सेनिक की अवेलेबिलिटी है। अब यहीं पर अगर आपके जो मतलब जो निडल रहती है, निडल के टाइप की, निडल के शेप के क्रिस्टल्स नज़र आते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि एंटीमनी की प्रेजेंस है। अगर आपका यहाँ पर मरकरी होगा तो उस कंडीशन में आपके जो सिल्वर कलर के कुछ ग्लोब्यूल्स आपको नज़र आएंगे, तो वो इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर आपकी मरकरी अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर जो भी डिपोजिशन था उसका अगर सब्लिमेशन नहीं होता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर बिस्मथ की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है इस तरह से कि कौन सा पर्टिकुलर मेटल वहाँ पर अवेलेबल था, कौन सा पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक मेटल वहाँ पर अवेलेबल था। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल शेप आया तो आपको आर्सेनिक मिला, निडल का शेप आया तो वो आपको बता देगा कि एंटीमनी है। आपका सिल्वर कलर के ग्लोब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो इंडिकेट करेगा कि मरकरी है, और अगर सब्लिमेशन नहीं होगा तो वो बताएगा कि आपका बिस्मथ है। तो इस तरह से आपका रेनिश टेस्ट का पूरा परफॉर्मेंस होता है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा रेनिश टेस्ट किस तरह से करते हैं और क्या चीज़ किस तरह की मेटल को शो करती है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट रेनिश टेस्ट। एंड नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं गुडजेट टेस्ट के बारे में। तो ये आपका छोटा सा ही टेस्ट है, इसमें बेसिकली एक गुडजेट एपरेटस रहता है, उसका यूज़ करा जाता है। तो ये एपरेटस आप पहले देख लीजिए, ये आपका कुछ इस तरह से दिखने वाला कुछ आपका गुडजेट एपरेटस होता है। इसी पर्टिकुलर आपके एपरेटस को यूज़ करा जाता है। अब इसका जो रहता है, इसमें क्या होता है, कुछ आपका थोड़ा सा जो आपका जो भी क्वेश्चन सैंपल होता है, जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसको आपको हीट करना होता है जिंक के साथ में एंड डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl के साथ में। मतलब आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं और डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को लेंगे और जिंक को लेंगे और जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है उसको आपको लेना होगा। यहाँ टेस्ट सॉल्यूशन का मतलब है जो भी आपका क्वेश्चन सैंपल होता है जिसकी आपको एनालिसिस करनी है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कौन सा केमिकल, कौन सी चीज़ अवेलेबल है, तो वो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों को आपको हीट करना होता है और हीट करने के बाद में जब आप इसकी रिएक्शन, जो फ्यूम्स निकल रही होंगी, जो गैस निकल रही होगी, जो गैस प्रोड्यूस होती है, उसकी जब आप एनालिसिस करते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट पेपर के साथ में, तो जब आप उस टेस्ट पेपर को उस गैसेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो अगर वहाँ पर येलो कलर का स्पॉट बन जाता है तो वो क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि वहाँ पर आपके आर्सेनिक की अवेलेबिलिटी है, आर्सेनिक वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गुडजेट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये तो गुडजेट एपरेटस आपने देख लिया कि इस तरह से रहता है। और नेक्स्ट है आपका बेटेनडॉर्फ्स टेस्ट। तो बेटेनडॉर्फ्स टेस्ट क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका टेस्ट है इसमें बेसिकली जो आर्सेनिक के कंपाउंड होते हैं वो रिड्यूस होकर आर्सेनिक मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह का जो टेस्ट होता है उसका यूज़ करा जाता है बेसिकली जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर्सेनिक के, मतलब चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो आर्सेनिक के, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो आर्सेनिक के। बेटेनडॉर्फ्स टेस्ट का यूज़ करते हुए आप इसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर आर्सेनिक अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या होता है, इसके लिए आपको 2 ml एसिडिक सॉल्यूशन लेना होता है ऑक्सीडाइज्ड टेस्ट सब्सटेंस का। मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन सैंपल है उस सैंपल को ऑक्सीडाइज करके उसको आपको एसिडिक बनाना होता है और उसको आपको 2 ml लेना होता है और इसको आपको हीट करना होता है 10 ml बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट के साथ में। अब बेटेनडॉर्फ रिएजेंट क्या होता है, तो ये आपका होता है 10% हाइड्रेटेड स्टेनस क्लोराइड की जो फ्यूम्स होती हैं उससे आपका जो HCl सॉल्यूशन में, मतलब कि 10% हाइड्रेटेड स्टेनस क्लोराइड की फ्यूम्स HCl सॉल्यूशन में जब अवेलेबल होती हैं, इस तरह का एक केमिकल बनाया जाता है, एक रिएजेंट बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट। और इस बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट की 10 ml लेना होता है, और जब आप 2 ml एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड टेस्ट सब्सटेंस लेते हैं और 10 ml बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट लेते हैं और इन दोनों को आपको हीट करना होता है,
तो जब आप उसको चेक करेंगे तो वहाँ पर जो अपीयरेंस होगी ब्राउन और ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा इन एन इंडिकेटर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इनऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड। अगर ब्राउन या ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है तो वो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि वो आपके इनऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहीं पर अगर लेमन या फिर येलो प्रेसिपिटेट, बहुत लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा तो वो बताएगा कि वहाँ पर आपके कार्बनिक आर्सेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका रहता है बेटेनडॉर्फ्स टेस्ट। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट होता है ये क्या होता है, क्योंकि इसको आप गूगल करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। ये एक मुझे बुक में मिला था लिखा हुआ, बाकी नॉर्मली गूगल पर सर्च करने पर उतना क्लियरली कहीं भी ये इंडिकेटेड नहीं है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको अपने नोट्स में ज़रूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही रेयरली है, ये रेयर चीज़ है कि ये आपको कहीं और मिले और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ें रेयर होती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि बेटेनडॉर्फ्स रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्श बर्जिलस टेस्ट की। तो मार्श बर्जिलस टेस्ट जो है इसको डेवलप किया था एक केमिस्ट थे, जेम्स मार्श। ये साइंटिस्ट ने इसको बनाया था और फर्स्ट इसको 1836 में पब्लिश किया था इस टेस्ट को। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आर्सेनिक के डिटेक्शन के लिए। बेसिकली जो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड होती हैं उनके टेस्ट के लिए, उनके डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ये टेस्ट आपका जो आपका मार्श बर्जिलस टेस्ट है, ये बेसिकली जो आपका ट्रेडिशनल मार्श टेस्ट था जो कि जेम्स मार्श ने दिया था, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे। यहाँ पर बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं और ईयर है और ये जो आपका आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं इसको किस तरह से करते हैं इस टेस्ट को। तो यहाँ पर आर्सेनिक बेसिकली आपकी जब पेंटावेलेंट स्टेज में होता है सॉल्यूशन में, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए, मतलब आपको पेंटावेलेंट स्टेज आपको मिल जाए आर्सेनिक की, उसके लिए जो भी आपका टेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो भी क्वेश्चन सैंपल होता है, उसको आपको वेट डाइजेशन मेथड आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। तो उससे आपको पेंटावेलेंट स्टेज मिल जाती है आर्सेनिक की। अब इसमें इसको जो रहता है ट्राईवेलेंट स्टेज पर लाना होता है। अब ट्राईवेलेंट स्टेज पर लाने के लिए आपको इसको बॉईल करना होता है पायरोगैलॉल के साथ में, पायरोगैलॉल और सल्फ्यूरेट वाटर के साथ में। जब आप इसको बॉईल करते हैं तो वो आपका पेंटावेलेंट से ट्राईवेलेंट स्टेज पर आ जाता है आपका आर्सेनिक। यहाँ पर जो पायरोगैलॉल रहता है तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो रहता है वो ये होता है C6H3OH3। ये आपका केमिकल फॉर्मूला होता है पायरोगैलॉल का, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कैथोड और एनोड चैम्बर्स होते हैं मार्श डिवाइस के, यहाँ पर बेसिकली मार्श बर्जिलस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक आपका अलग से मार्श एपरेटस रहता है, उसी का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका मार्श डिवाइस रहती है तो उसके लिए आप नॉर्मली गूगल पे लिख देंगे मार्श बर्जिलस टेस्ट, तो वहाँ पर आपको एक इमेज मिल जाएगी। तो वो जो आपकी इमेज रहेगी एक बेसिकली एपरेटस होगा, उसका आपका नाम होगा मार्श टेस्ट, मार्श एपरेटस। तो वही चीज़ रहती है, तो आप उसको गूगल करके देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का वो आपका मार्श जो डिवाइस रहती है, मार्श जो एपरेटस रहता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपके एक कैथोड चैम्बर होता है, एक एनोड चैम्बर होता है। तो उसमें क्या रहता है, डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ करा जाता है टू कंडक्ट अ करेंट ऑफ 6 वोल्ट टू 30 मिनट्स। 6 वोल्ट का करंट 30 मिनट्स तक रखने के लिए यहाँ पर आपके H2SO4 जो आपका डाइल्यूट H2SO4 होता है उसका यूज़ करा जाता है। और उसमें आपका ये जो भी पूरी प्रोसेस रहती है इसको कंडक्ट करते हैं। और ये जो आपका पूरा इतने टाइम के बाद में जो आप चेक करते हैं, तो जो अबव प्रोसेस, मतलब जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पहले वेट डाइजेशन मेथड से आर्सेनिक को पेंटावेलेंट स्टेज पर लाना है, उसके बाद में पेंटावेलेंट स्टेज से ट्राईवेलेंट स्टेज पर लाने के लिए इसको आपको बॉईल करना रहता है पायरोगैलॉल और सल्फ्यूरेट वाटर के साथ में। तो ये सारे का सारा काम आपका मार्श एपरेटस के अंदर ही होता है। और यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका H2SO4 का यूज़ करा जाता है 6 वोल्ट करंट को 30 मिनट्स तक रखने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ को आपको फर्दर बार बार रिपीट करता रहना चाहिए जब तक कि पूरी आपको प्रॉपर
ट्राईवेलेंट स्टेज ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जो टेस्ट में होता है, जो टेस्ट रहता है वो बेसिकली आपका ट्राईवेलेंट स्टेज पर ही पूरी तरह से परफॉर्म हो पाता है। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ और भी है। तो इतना करने के बाद में जब आपको ब्लैक शाइनी मिरर्स मिलेंगे कोल्ड सरफेस ऑफ द माश ट्यूब, मतलब जो माश एपरेटस में एक ट्यूब रहती है, तो उस ट्यूब की जो आपकी कोल्ड सरफेस होगी, तो उस जगह पर जब आपको ब्लैक शाइनी मिरर्स मिलेंगे, ब्लैक शाइन कलर का कुछ आपको वहाँ पर दिखेगा, तो वो इंडिकेट करेगा आर्सेनिक की प्रेजेंस को। और फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ आर्सेनिक, जो आपके माश ट्यूब के दोनों साइड्स होते हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं और फिर उसको हीट किया जाता है। और उसको हीट इस तरह से किया जाना चाहिए कि जो उसकी नैरो साइड है, मतलब जो ट्यूब रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। तो ये मान लीजिए इसकी नैरो साइड है, ये इसकी ब्रॉड साइड है, तो ब्रॉड साइड की तरफ से आप इसको हीट करेंगे, दोनों साइड को बंद कर लेंगे पहले तो, और फिर ब्रॉड साइड से आप हीट करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जो आपकी नैरो वाली साइड है, जो जहाँ पर आपका बिल्कुल पॉइंटेड हो रहा है धीरे धीरे, तो वो साइड आपकी ठंडी रहे। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आपने हीट कर लिया, उसके बाद में जो आर्सेनिक होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा कोल्ड प्लेस पर ड्यू टू सब्लिमेशन। मतलब वैसे आपका क्या था कि पूरी ट्यूब के आसपास कहीं ना कहीं जो भी ठंडी सरफेस थी वहाँ पर था, लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो उसके बाद में जो आपकी कोल्ड प्लेस थी, तो वो जितना भी जहाँ पर भी था वो पूरा सप्लीमेट होकर कोल्ड प्लेस पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी इंडिकेट कर देती है कि वो आपका आर्सेनिक ही अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो आपकी हाई पावर माइक्रोस्कोप रहते हैं, फिर आप उसका टेस्ट करते हैं, जो भी आपका डिपोजिशन था उसको आपको चेक करना होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप अगर आपके अवेलेबल हैं आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर, तो वो आपका कंफर्म कर देगा कि वहाँ पर आपके आर्सेनिक की अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से आपके मार्श बर्जिलस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो आप अपरेटस एक बार देख लेंगे किस तरह से होता है, नॉर्मली गूगल पर सर्च करिएगा आपको आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से आपका टेस्ट किस तरह से करते हैं, किस तरह की ट्यूब कैसी कैसी होती है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। आपको जितने भी तरह के केमिकल टेस्ट थे वो यहाँ तक मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा जाता है जो आपके आर्सेनिक रहता है उसकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर रहता है आपका स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी चीज़ें आपके तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ये इसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ऑफ आर्सेनिक के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आर्सेनिक एज अ होमिसाइडल पॉइजन, इसका मतलब क्या है? आर्सेनिक का यूज़ जनरली होमिसाइड के केस में करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? तो इसके जो फेवरेबल फीचर्स होते हैं वो ये होता है कि ये आपका बहुत सस्ता रहता है और ये आराम से मिल जाता है कहीं भी किसी भी शॉप पर। इसकी लीदर डोज बहुत कम रहती है, अगर कम भी देंगे तो भी इसमें डेथ होने के या फिर डैमेज कॉज करने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल या किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट नहीं होता है और इसको टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आराम से वो पता नहीं चलता है बहुत जल्दी, चाहे वो आपकी एक्यूट पॉइजनिंग का केस हो चाहे वो आपकी क्रॉनिक पॉइजनिंग का केस हो। दोनों ही आपके बिल्कुल नेचुरल डिजीज़ की तरह ही देखने को मिलते हैं। अगर कोई डेथ हो रही है किसी भी इंडिविजुअल की तो वो ऐसा नहीं पता चलेगा नॉर्मली देखने पर कि जो भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है वो किसी पॉइजन की वजह से हुई है, वो लगेगा कोई भी आपकी नेचुरल डिजीज़ थी उसी की वजह से डेथ हुई है। तो ये कुछ आपके फेवरेबल फीचर्स थे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपके अनफेवरेबल फीचर्स। तो यहाँ पर जो रहता है केमिकल एनालिसिस, अगर आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कितने भी माइन्यूट ट्रेसेस हों आर्सेनिक के तो बहुत आराम से वो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है बहुत इजीली उसको डिटेक्ट कर लेता है। उसके अलावा जो आर्सेनिक रहता है उसका डिटेक्शन अगर कोई डेड बॉडी है जिसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, जिसको पूरा कम्प्लीटली बरी कर दिया गया है, उसको दफना दिया गया है, तो उसके बाद भी जो ब्यूरियल क्रेमेशन होते हैं या फिर मतलब जो ब्यूरियल या फिर क्रेमेशंस होते हैं तो उसके बाद भी जो आपकी जो डेड बॉडी रहती है उससे आर्सेनिक का डिटेक्शन करने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये आपके कुछ अनफेवरेबल फीचर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी डेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके अलावा जो आर्सेनिक रहता है जब एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में और फिर आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है तो क्या होता है, जो ग्रेटर क्वालिटी होता है वो जनरली आपका लिवर में देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू किडनी। मतलब अगर क्वांटिटी पूछी जाए कि क्वांटिटी किस में ज़्यादा मिलेगी तो वो आपकी लिवर में ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू किडनी और अदर ऑर्गन्स विद रेस्पिरेटरी ब्लड कंटेंट।
मतलब कि जो भी आपकी लीवर में तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा किडनी से, और साथ में जो आपका रेस्पिरेटरी ब्लड कंटेंट रहता है तो वो उसमें भी आपका कंपैरेटिवली कम ही देखने को मिलता है लीवर से, ठीक है। उसके अलावा अगर लाइफ इज़ प्रोलॉन्ग्ड विद आर्सेनिक, अगर देखने को मिलता है कि जो लाइफ है आपकी, जिस भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है या उसकी बॉडी को डैमेज कॉज हुआ है तो वो आर्सेनिक की वजह से हुआ है, तो वो जनरली फाउंड इन मसल्स इन डेज, मसल्स में जनरली देखने को मिलता है, और जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, और जो आपके हेयर्स और नेल्स होते हैं, तो अगर आर्सेनिक की आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है तो ये सारी कुछ जगह होती हैं जहाँ पर इनका डिपोजिशन आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट थे जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो पॉइंट्स रहते हैं ये आपके अजर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने इसको अलग से इंक्लूड कर दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। इनकी PDF वगैरह के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ब्लॉगर पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है। आपके नेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगी। ब्लॉगर पर बहुत सारी क्विजेज़ अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।